क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। क्या आपने कल का लेक्चर रिवाइज किया? किया। गुड। क्लियर है? लेक्चर रिवाइज किया, एवरीथिंग इज क्लियर। पढ़ा आपने? स्ट्रेस, कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर देयर? बोलिए। तीन। वेरी गुड। कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं? तीन। वेरी गुड। तीन तरह के स्ट्रेस, तीन तरह के स्ट्रेन। और अगर आप रिस्पेक्टिव स्ट्रेस और रिस्पेक्टिव स्ट्रेन का रेशियो लेंगे तो आपको एक आधा मॉडुलस मिलेगा। तो कितने तरह के मॉडुलस थे हमारे पास? तीन। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। याद रहेगा? आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है? बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पर थोड़ा इसको आपको अच्छी तरह से दिमाग में फिट करना है। हुआ क्या था, जब आप बात कर रहे हो इस तरह के एक वायर की, सपोज यू हैव अ वायर लाइक दिस। ये आपके पास एक वायर है और अगर हमने इस वायर पे इस तरह एक फोर्स लगाई, सो आपकी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज पता है कि ये फोर्स लगाने की वजह से आपके वायर की लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा। लेंथ विल इंक्रीज। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। बट डू यू नो वन थिंग, कि अगर इस वायर का लेंथ इंक्रीज होगा, ऑन द अदर हैंड रेडियस ऑफ वायर विल डिक्रीज। यानी कि जैसे जैसे ये वायर लंबी होती जाएगी वैसे वैसे ये वायर पतली होती जाएगी। मतलब ये जो आपको वायर का रेडियस अभी इतना बड़ा दिख रहा है, अगर ये वायर थोड़ी बड़ी हो जाए तो आपको ये रेडियस इतना नहीं मिलेगा, ये रेडियस आपको छोटा मिलेगा। वायर का जो रेडियस है वो छोटा हो जाएगा। मतलब क्या है, ऐसा पॉसिबल है कि अल्टीमेटली आपको यही वायर छोटे फॉर्मेट में देखने के लिए मिले? क्या ये वायर अल्टीमेटली ऐसे दिखने को मिल सकती है? कैन वी सी इट लाइक दिस? पहले तो अपने आप को ये समझाइए कि मैंने अभी जो बात आपसे कही, क्या वो बात आपको समझ में आई? जस्ट लुक एट दिस रेड कलर्ड सिलेंडर। क्या आप ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि अगर इस वायर की लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेडियस कम हो जाएगा? दिस इज डेल्टा एल, दैट इज द लेंथ दैट इज हैज बीन इंक्रीज्ड। राइट क्लास? ये डेल्टा एल नाम का लेंथ है जो इंक्रीज हो चुका है। आई होप ये सबको समझ में आ रही है बात। पहले आपके सिलेंडर का लेंथ कितना था? एल। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे, आई विल टेक दिस एज द डेल्टा आर।
डेल्टा आर का मतलब है कि आपके वायर के रेडियस में जो बदलाव आया उसकी हम बात कर रहे हैं। बट कैन आई यूज सच वर्ड्स कि वायर की लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा रेडियस कम होगा? क्या आपको ऐसा लगता है ये बात बिल्कुल सही है? जितनी ज्यादा आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे उतना रेडियस कम होते जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वायर टूट भी सकती है। वायर कैन ब्रेक, इतनी पतली हो जाएगी वायर। अब मैं आपके सामने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपके सामने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक टर्म है, उसका नाम है लीनियर स्ट्रेन, एंड दूसरा टर्म है, उसका नाम है लैटरल स्ट्रेन। जरा इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझना। लीनियर स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन in the direction parallel to the force। lateral strain का मतलब होता है change in dimension in the direction perpendicular to the force। क्या बात चल रही है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लीनियर स्ट्रेन के बारे में। लीनियर स्ट्रेन एक ऐसा डायमेंशन है जिसमें एक बदलाव आता है, और वो जो बदलाव आता है वो फोर्स के डायरेक्शन में आता है। एक ऐसा बदलाव जो फोर्स के डायरेक्शन में आता है, ऐसे बदलाव को लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। क्या आप मुझे डायग्राम देख के बताएंगे हमारे डायग्राम में लीनियर स्ट्रेन कौन है? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा डायमेंशन है जो फोर्स की डायरेक्शन में उसमें बदलाव आया? बिल्कुल सही। क्या आप इसी डेल्टा एल को लीनियर स्ट्रेन बोलना चाहेंगे? जरा सब लोग अपनी आंखें खोलें और देख के बताएं, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है, क्या उस डायरेक्शन में लेंथ नाम के चीज में बदलाव आ रहा है? क्या लेंथ का इंक्रीमेंट भी उसी दिशा में हुआ? अगर ऐसा हुआ तो जो डायमेंशन है वो है लेंथ, यानी कि उसको आप कहोगे लीनियर स्ट्रेन। अब मैं आपको अगला चांस देता हूं यह गेस करने का कि लैटरल स्ट्रेन कौन होगा। लैटरल स्ट्रेन एक ऐसा डायमेंशन है जिसमें बदलाव आता है, पर वो बदलाव फोर्स की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप बताओ ऐसा कौन सा बदलाव है जो फोर्स की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है? बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। दिस इज डेल्टा आर, दैट विल बी कॉल्ड एज लैटरल स्ट्रेन। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रेडियस का घटना इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स का डायरेक्शन। रेडियस ऐसे नीचे की तरफ घट रहा है या रेडियस ऐसे घट रहा है, this direction and force का direction is making a 90 degree angle, you can easily see। लेंथ ऐसे बढ़ रहा है, फोर्स भी ऐसे ही लग रहा है, तो दोनों पैरेलल है। तो लेंथ इज लीनियर स्ट्रेन एंड रेडियस विल बी कॉल्ड एज लैटरल स्ट्रेन। कितने लोगों के दिमाग में ये बात छपती है? कितने लोग को ये पता चलता है कि हम लेंथ को लीनियर स्ट्रेन कंसीडर करेंगे और हम रेडियस को लैटरल स्ट्रेन कंसीडर करेंगे? पक्का? क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कल
कि हमने स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? स्ट्रेन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने कल का फॉर्मूला, राइट? पक्का? यस, बढ़िया। तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर लीनियर स्ट्रेन? कैन आई राइट इट एज डेल्टा एल बाय एल? क्योंकि अभी अभी आपने लोगों ने सही गेस किया था कि लीनियर स्ट्रेन इज इन द लेंथ एंड लैटरल स्ट्रेन इज इन रेडियस, बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूं रेडियस में नहीं, लेंथ में आने वाला बदलाव डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ? कैन एनीबडी टेल मी द फॉर्मूला फॉर लैटरल स्ट्रेन? कम ऑन, लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला बताइए। कम ऑन, लैटरल स्ट्रेन मतलब किस में बदलाव? रेडियस में, एब्सोल्युटली करेक्ट। डेल्टा आर बाय आर, राइट? लिख सकते हैं डेल्टा आर बाय आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, आप डायमीटर में लिखना चाहते हैं डायमीटर में भी लिख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। डायमीटर में लिखना चाहते हैं डेल्टा डी बाई डी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर रेडियस में बदलाव आ रहा है तो डायमीटर में भी बदलाव आ रहा है। इफ यू वांट टू टेक रेडियस और डायमीटर, आप यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन में डायमीटर भी लिख सकते हो। रेडियस और डायमीटर एक ही तो चीज है ना? अगर रेडियस घटेगा तो डायमीटर भी घटेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग। हाँ, दोनों लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम में अगर आप डेल्टा डी बाई डी लिख के आएंगे तो भी फुल मार्क्स है, डेल्टा आर बाय आर लिख के आएंगे तो भी फुल मार्क्स है, कोई आपको टेंशन लेने वाली बात। अब अगर आपने लैटरल स्ट्रेन को डिवाइड किया लीनियर स्ट्रेन के साथ, ठीक है, तो जो आपको क्वांटिटी मिलती है उसको कहा जाता है, आज का हमारा पहला टॉपिक, पॉइजन्स रेशियो, विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। क्या है आपके पास? लैटरल स्ट्रेन क्या है आपके पास? डेल्टा डी बाई डी, बराबर। एंड आपके पास लीनियर स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एल बाय एल, दिस इज सिग्मा। So what is the final formula for sigma? Delta D L upon delta L D, if I'm not wrong. चेक कर लीजिए अच्छी तरह से। बढ़िया, आप सबको समझ में आ रहा है? पॉइजन्स रेशियो किन दो लोगों का रेशियो है? पॉइजन रेशियो लीनियर स्ट्रेन, नहीं, लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो है, ठीक है? लैटरल स्ट्रेन वो डायमेंशन होता है जो फोर्स को परपेंडिकुलर होता है, लीनियर स्ट्रेन वो डायमेंशन होता है जो फोर्स को पैरेलल होता है। हमारे केस में लैटरल स्ट्रेन रेडियस या डायमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, और लीनियर स्ट्रेन में लेंथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। बढ़िया। प्रथमेश इज आस्किंग पॉइजन्स रेशियो का यूनिट क्या है? प्रथमेश, जब भी कोई चीज रेशियो में होती है तो उसके पास कोई यूनिट नहीं होता बेटा, नो यूनिट। क्योंकि जब भी दो क्वांटिटी रेशियो में होती है
तो वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे का यूनिट कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि रेशियो में आपके पास ऊपर एक क्वांटिटी होती है, नीचे एक क्वांटिटी होती है, तो वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे का यूनिट कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए रेशियो कभी भी यूनिटलेस क्वांटिटी होता है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो पॉइजन्स रेशियो का भी कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्लियर? ऑल ऑफ यू डन विद दिस थिंग? पक्का? नो इश्यूज? I hope everybody is understanding what is delta D, what is delta L, what is L, what is D. मेरे को ये सब चीज वापस लिखने की जरूरत है कि कल आप समझ चुके हैं डेल्टा L यानी कि लेंथ में आने वाला बदलाव, डेल्टा D माने डायमीटर में आने वाला बदलाव, L मतलब ओरिजिनल लेंथ, D मतलब ओरिजिनल डायमीटर। ये सब चीजें आपको पता है ना? कोई टेंशन नहीं है इस बारे में? 100%? बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड एज एन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, मार्क करके रखिए। इस चैप्टर का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो यही है। अब अच्छे से मेरी बात को ध्यान से सुनना। व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व? ये टॉपिक का मतलब क्या है? ये टॉपिक का मतलब है कि हमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ स्टडी करना है। ठीक है? पर पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन यानी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये चीज हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप इसका एक ग्राफ बनाना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, और आप उस ग्राफ को स्टडी करना चाहते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि हमें क्या क्या इस पर्टिकुलर ग्राफ से समझ में आएगा। बट एज अ स्टूडेंट, अगर आप कल का लेक्चर पढ़ के आए हैं तो आप डायरेक्टली एक सवाल बोल सकते हैं कि सर कल के लेक्चर में हम लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ा था। तो मैंने कहा बिल्कुल सही, हमने हुक्स लॉ कल के लेक्चर में पढ़ा था। तो सर अगर हम हुक्स लॉ के हिसाब से बात करें तो हुक्स लॉ के हिसाब से और कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो सर अगर हम इतना याद रखें तो हमें तो ग्राफ पता चल गया सर। मैं यहां पे एक वाई एक्सिस बना देता हूं, मैं यहां पे एक एक्स एक्सिस बना देता हूं सर, और मैं एक्स एक्सिस में मैं स्ट्रेन को रख लेता हूं। मैंने कहा ठीक है। और सर मैं वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को रख लेता हूं। मैंने कहा ठीक है। और सर मुझे बचपन में पढ़ाया गया था कि अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका ग्राफ ऐसे बनता है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो सर ये टॉपिक हो गया डन। मतलब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था। तो आज ऐसी क्या स्पेशलिटी है इस टॉपिक में? स्पेशलिटी ये है कि तुमने ग्राफ बिल्कुल सही बनाया है, पर तुम एक बात भूल गए कि हुक्स लॉ पढ़ते समय एक लाइन थी जिसे हमने इग्नोर कर दिया। वहां पे लिखा था विद इन इलास्टिक लिमिट्स, अगर आपको याद आएगा तो। और मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर में आगे हम इस पर्टिकुलर वर्ड पे चर्चा करेंगे। क्या आपको यह बात पता है कि हुक्स लॉ सिर्फ और सिर्फ विद इन इलास्टिक लिमिट्स ही काम करता है? मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट्स ही स्ट्रेस और स्ट्रेन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। पर विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब ही आपको नहीं पता था कल, और आज भी नहीं पता है। पर फिलहाल आपको अभी तक से क्या पता है? फिलहाल आपको अभी तक से इतना पता है कि अगर मैं हुक्स लॉ के हिसाब से ग्राफ बनाऊं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ऐसा बनेगा। पर अभी हमें यही नहीं पता कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है, हमें ये नहीं पता कि ग्राफ आगे जाके कैसे दिखेगा। यहां तक तो ग्राफ ठीक है, इसके आगे भी क्या ग्राफ बनता है कि नहीं बनता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक ग्राफ पेश करता हूं। सो वो ग्राफ जरा आप ध्यान से देखें। जब आप वो ग्राफ देखेंगे, तो जब हम उसको स्टडी करेंगे, यस, ये है वो ग्राफ जो हमें स्टडी करना है। सबसे पहले आप ग्राफ में ये साफ साफ देख सकते हैं कि जो ग्राफ का एक्स एक्सिस है उस पे स्ट्रेन रखा गया है, जो ग्राफ का वाई एक्सिस है उस पे स्ट्रेस रखा गया है। ये दो बात आप ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले आप ग्राफ के इस ब्लू पार्ट पे ध्यान दीजिए जो मैं अभी शेड कर रहा हूं। यानी कि आप ओ से ए तक के पॉइंट तक का ध्यान दीजिए। कहां से कहां तक ध्यान देना है आपने? आपने ध्यान देना है फ्रॉम ओ टू ए। अगर आप ओ टू ए ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ग्राफ एक लीनियर ग्राफ की तरह आगे बढ़ रहा है। आपको साफ साफ पता चल रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो ए पॉइंट है या ए पॉइंट से थोड़ा आगे जाके बी पॉइंट जो आप देख रहे हैं ग्राफ में, उस पॉइंट को आपके ग्राफ का इलास्टिक लिमिट या आपके ऑब्जेक्ट का इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। पर सवाल ये उठता है कि इलास्टिक लिमिट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा? इलास्टिक लिमिट इज दैट पॉइंट वेयर इफ वी remove stress, the object will regain its original shape, size। अगर आप फर्स्ट लेक्चर याद करेंगे तो फर्स्ट लेक्चर में रबर बैंड का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। रबर बैंड को जब आप खींचते हो तो अगर आप रबर बैंड के ऊपर एक थोड़ा सा फोर्स लगा के छोड़ दोगे तो रबर बैंड वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। बट अगर आपने रबर बैंड को एक लिमिट से ज्यादा खींचा, फिर उसको अगर आपने छोड़ा, तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा। तो हर एक इलास्टिक मटेरियल के पास एक इलास्टिक लिमिट होती है। एक इलास्टिक लिमिट यानी कि उसको यील्ड पॉइंट भी बोला जाता है। अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी, तो लिमिट क्रॉस करने के बाद अगर आप स्ट्रेस को रिमूव करते हो तो बंदा अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा। यानी कि आप अगर ओ से लेके ए तक का ग्राफ देख रहे हैं, सो ओ से लेके ए तक का ग्राफ बी पॉइंट के पहले आता है। यू कैन सी दिस ग्राफ कम्स बिफोर पॉइंट बी।
इसका मतलब वी आर विदिन इलास्टिक लिमिट्स। विदिन इलास्टिक लिमिट्स होने का मतलब क्या है? विदिन इलास्टिक लिमिट्स होने का मतलब है दैट इफ वी रिमूव स्ट्रेस at A, then the object will regain its original shape। यानी कि क्या? यानी कि समझो आपने अपने ऑब्जेक्ट को यहां से शुरुआत किया, तो अभी आपने जब ऑब्जेक्ट को शुरुआत किया ओ पॉइंट से, तो आप कोई स्ट्रेस नहीं लगा रहे और ऑब्जेक्ट में कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा, मतलब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ऑब्जेक्ट के कोई डायमेंशन में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, आपने स्ट्रेस लगाना शुरू किया, ऑब्जेक्ट के चेंज इन डायमेंशन आना शुरू हुआ। आपने स्ट्रेस लगाना शुरू किया, ऑब्जेक्ट में चेंज इन डायमेंशन आना शुरू हुआ। आपने स्ट्रेस लगाया, चेंज इन डायमेंशन आया। फिर आपने नोटिस किया, अरे मैं जितना स्ट्रेस लगा रहा हूं, यानी कि मैं जितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहा हूं, उतना इसके डायमेंशन में चेंज आ रहा है। तो आपको पता चला कि इसका स्ट्रेस और इसका स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब तक? ए पॉइंट तक। कब तक? ए पॉइंट तक। अगर ए पॉइंट पे आके आपने बोला कि यार मुझे अब फोर्स नहीं लगानी, अगर आपने ए पॉइंट पे आके आपका फोर्स रिमूव कर दिया, तो ग्राफ वापस जाके ओ पॉइंट पे मीट हो जाएगा। अगर ग्राफ वापस ओ पॉइंट पे मीट हो जाता है, तो ओ पॉइंट पे मीट होने का मतलब आपके ऑब्जेक्ट ने ओरिजिनल डायमेंशन गेन कर लिया, क्योंकि ओ पॉइंट से शुरुआत हुई थी। और अगर ए पॉइंट पे आपने फोर्स को हटा दिया, यानी आपने स्ट्रेस लगाना बंद कर दिया, तो आपका ग्राफ वापस ओ पॉइंट पे जरूर आएगा। क्यों आएगा? पर क्योंकि आप अभी भी कहां हैं? आप विद इन द इलास्टिक लिमिट्स काम कर रहे हैं। इसलिए जरा इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए, that if we remove stress at A, then the object will regain its original shape। ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। क्या आप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं? ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में थोड़ा सा गैप है। जस्ट लुक एट दिस ग्रीन कलर गैप। किसके बीच में है? ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में छोटा सा आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा। ये गैप इसलिए रखा जाता है ताकि आपके पास थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा स्पेस हो। गलती से अगर आपने ए पॉइंट क्रॉस भी कर दिया, तो भी थोड़ी बहुत तो आपके पास स्पेस होनी चाहिए कि आप वापस ओरिजिनल शेप रिगेन कर सकते हो। यानी कि अगर आप गलती से ए पॉइंट से थोड़ा भी ऊपर चले गए, तो भी यह संभावना बरकरार रहेगी कि अगर आपने स्ट्रेस को हटा दिया, तो शेप ओरिजिनल आप रिगेन कर लोगे। सो ब्लू पार्ट एंड द ग्रीन पार्ट, क्या ये दो चीज आप लोग के दिमाग में क्लियर है? पक्का? डन। ठीक है, पर अगर आप शांत नहीं बैठे, आपने स्ट्रेस लगाना कंटिन्यू रखा, यानी कि आपने उसके ऊपर फोर्स लगाना कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपना इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर देंगे। क्या आप ये ध्यान से देख रहे हैं कि बी पॉइंट के बाद जो ग्राफ आगे बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? क्यों नहीं है स्ट्रेट लाइन?
क्योंकि अगर आप हुक्स लॉ को याद करेंगे तो हुक्स लॉ ने क्या कहा था? हुक्स लॉ ने कहा था कि हां ठीक है, आपका स्ट्रेस और आपका स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जरूर रहेगा, पर कब तक रहेगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन आपको कब तक मिलेगा? विद इन इलास्टिक लिमिट्स। विद इन इलास्टिक लिमिट्स का मतलब, इलास्टिक लिमिट एक ऐसा पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करवा सकता है। अगर आपने स्ट्रेस को रिमूव कर दिया, चेक करिए, इफ वी रिमूव स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। एक ऐसा पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट का ऐसा पॉइंट जिसपे अगर आपने आने के पहले फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ऑब्जेक्ट इस बात की गारंटी देता है कि वो उसका ओरिजिनल शेप और साइज ले लेगा। पर उसके बाद क्या? आपने तो सुना नहीं, आपने बोला नहीं मैं फोर्स लगाना नहीं रोकूंगा, मैं तो फोर्स और लगाऊंगा। तो बी के आगे का ग्राफ जो आप देख रहे हैं, बी के आगे का ग्राफ इज नॉट अ लीनियर ग्राफ बिकॉज यू हैव क्रॉस्ड द इलास्टिक लिमिट। ये पॉइंट भी हमें नोट डाउन करना चाहिए। क्या? आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, यानी कि कौन सा पॉइंट? पॉइंट बी, द ग्राफ will not follow कौन सा लॉ? हुक्स लॉ। यानी कि द ग्राफ इज नो मोर लीनियर, या ग्राफ इज नॉन लीनियर, वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। इसलिए आप आगे का जो ग्राफ है, बी के आगे का ग्राफ, वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हैं। क्या आपको समझ में आया बी के आगे का ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? पक्का? चेक कर लीजिए। Everybody is clear? Why the graph after B is not a straight line? क्या ये सबको बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी। क्या क्रॉस कर दिया आपने? आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी। बहुत ही बढ़िया। अब आप अभी भी स्ट्रेस लगा रहे हो। आप अभी भी क्या लगा रहे हो? स्ट्रेस लगा रहे हो। परंतु परंतु आप बी से सी तक का ग्राफ जरा ध्यान से देखिए। Look at the graph from B to C very, very carefully. B से C का ग्राफ अगर आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में स्ट्रेस की वैल्यू में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आई रिपीट, अगर आप चाहें तो मैं आपको यही पॉइंट ग्राफ के फॉर्म में समझाता हूं जैसे बचपन में समझाया जाता था। बी पॉइंट को जरा वाई एक्सिस पे ड्रॉप करें, इस तरह से किया आपने ड्रॉप, ठीक है। सी पॉइंट को उठाएं और उसको भी इस तरह से वाई एक्सिस पे ड्रॉप करें। जरा इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखें। क्या आपको पता चल रहा है? बी पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू थी और सी पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू थी उसमें कुछ ज्यादा खास बदलाव नहीं आया है, क्योंकि स्ट्रेस वाई एक्सिस पे है। क्या आपको दिख रहा है बी पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है और सी पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू, उसमें ज्यादा कुछ खास बदलाव नहीं है। पर अगर आपको मैं एक बात दिखाऊं तो बी पॉइंट पे जो स्ट्रेन की वैल्यू थी, ध्यान से देखना, ये है बी पॉइंट पे स्ट्रेन की वैल्यू, ठीक है। ये
यहां पे, और ये है सी पॉइंट पे स्ट्रेन की वैल्यू। आप देख सकते हैं स्ट्रेन की वैल्यू में काफी ज्यादा बदलाव है, पर स्ट्रेस की वैल्यू में इतना ज्यादा बदलाव तो नहीं है। क्या आपको यह दिख रहा है? कैन एवरीबडी सी दिस? पक्का? क्या समझ में आता है एज अ ऑब्जर्वर? आपको क्या समझ में आ रहा है एज अ ऑब्जर्वर? आपका इस नॉलेज के बेसिस पे क्या अनुमान है? मैं आपको समझाता हूं एज अ ऑब्जर्वर आपको क्या सोचना चाहिए। ये होगा हमारा थर्ड पॉइंट। हम यहां पे लिखेंगे फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, for a small value of stress, we will get more strain। आसान भाषा में बताऊं तो अगर आप फोर्स पर यूनिट एरिया कम भी लगाओगे तो भी आपको स्ट्रेन ज्यादा मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हुक्स ने क्या कहा था। हुक्स ने यह कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि क्या? जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन मिलेगा। यानी कि जितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगाओगे उतना तुम्हें डायमेंशन में बदलाव मिलेगा। परंतु अगर आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी, अगर आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी, तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाना बंद कर देते हैं। स्ट्रेन बोलता है मैं मेरी मर्जी के हिसाब से काम करूंगा, पर स्ट्रेस बोलता है अबे ऐसे कैसे? मैं जितना फोर्स लगाऊंगा पर यूनिट एरिया उतना ही तो तेरे अंदर चेंज इन डायमेंशन आएगा। वो बोलता वो जमाना गया बेटा, ये तब तक होना था जब तक विद इन इलास्टिक लिमिट होनी थी। अभी इलास्टिक लिमिट तुमने पार कर दी, अब अगर तुम थोड़ी सी भी फोर्स लगाओगे ना तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेन दूंगा तुमको। अब ये चीज क्यों ना हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझे, पर इस एग्जाम्पल में हमें आटा गूंदना पड़ेगा। तो अगर आपने कभी आटा गूंदा होगा तो उस आटे की हमें ऐसी पतली सी एक वायर टाइप बनानी है, आटे की बनानी है। समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे? आटे की ऐसी पतली सी वायर, गूंदा हुआ आटे की ऐसी पतली सी वायर बना सकते हो? एवरीबडी कैन मेक, ऐसा हाथ में रोल करके, या आटा छोड़ो क्ले, क्ले के साथ ऐसा काम कर सकते हो आप लोग। यू कैन मेक इट विथ क्ले ऑल्सो, राइट? एक पतली सी ऐसी वायर बना सकते हो आप लोग। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें क्ले नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्ले एक प्लास्टिक मटेरियल में आ जाएगा। हम इलास्टिक ही कुछ लेते हैं। वील टेक अ रबर बैंड, हम एक रबर बैंड ले लेते हैं क्योंकि रबर बैंड एक इलास्टिक मटेरियल है ना? तो समझो हम रबर बैंड के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब ये एक रबर बैंड है, मैं ऐसा स्ट्रैप टाइप रबर बैंड ले रहा हूं, दिस इज स्ट्रैप टाइप रबर बैंड, ठीक है? अगर आपने इस रबर बैंड के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो हो सकता है कि रबर बैंड थोड़ी देर के बाद आपको इतना बड़ा नजर आए। आप खुश हो गए क्योंकि आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई थी, और फोर्स लगाने की वजह से रबर बैंड की लेंथ एल थी, अब रबर बैंड की लेंथ एल और आगे डेल्टा एल ऐड हो गया। फिर आपने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं काम करता हूं, मैं यहां पे आने के बाद फोर्स लगाना बंद कर देता हूं। तो जैसे ही आपने रबर बैंड पे यहां पे आने के बाद फोर्स लगाना बंद कर दिया, रबर बैंड ने ओरिजिनल शेप रीगेन कर लिया।
इसका मतलब आपका कार्यक्रम इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा था। आपको कैसे पता चला कि आपका कार्यक्रम इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा था? क्योंकि जब आपने फोर्स हटाई, जब आपने फोर्स लगाना बंद किया, तो फोर्स लगाना बंद जैसे ही किया वैसे ही उसने अपना ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर लिया। पर थोड़ी देर के बाद आप आए, आपने बोला नहीं और फोर्स लगाऊंगा, लगाओ। अगर आपने इसके ऊपर और फोर्स लगाने की कोशिश की तो हो सकता है कि थोड़े देर के बाद आपको रबर बैंड इतना बड़ा नजर आए, ऐसा। हम थोड़ा सारे रबर बैंड्स को इसी टूल की मदद से बना लेते हैं ताकि दिखने में भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये आपके रबर बैंड का ओरिजिनल शेप था, ये आपके रबर बैंड का वो खिंचा हुआ स्टेट था। ठीक है, और ये आपके रबर बैंड का सबसे ज्यादा खिंचा हुआ स्टेट है। यहां से यहां तक आपने इलास्टिक लिमिट फॉलो की, परंतु इस पॉइंट के आगे जैसे ही आप बढ़े, इलास्टिक लिमिट आपने क्रॉस कर दी। अब क्या हो रहा है पता है क्या? अब आप देख सकते हो कि आपका रबर बैंड इतना पतला हो चुका है, इतना पतला हो चुका है कि अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी भी फोर्स लगाओगे तो वो चीज ज्यादा बड़ी होगी। थोड़ी भी फोर्स लगाओगे तो अब वो और ज्यादा बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया है। किसी को ये बात समझ में आ रही है? किसी को ये समझ में आ रहा है कि आपके छोटे से भी फोर्स लगाने की वजह से आपको जो स्ट्रेन मिलेगा वो आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा, बराबर? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये आपका ओरिजिनल शेप और साइज है। अगर इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार अब फोर्स नहीं लगाना, और मैंने फोर्स लगाना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बंद कर दिया, जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा क्या ये रबर बैंड ओरिजिनल शेप और साइज पे आएगा? क्या लगता है? जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा क्या ये रबर बैंड ओरिजिनल शेप और साइज पे आएगा? आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रबर बैंड ने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर दी है? क्या मैं बोल सकता हूं रबर बैंड ने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर दी है? इलास्टिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी क्लास? कि अगर आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो उस बंदे ने अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेनी चाहिए। क्या फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था? बराबर है। पर क्या आपको अभी समझ में आ रहा है कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद, यानी कि इलास्टिक लिमिट के बाहर, अगर मैं उसको लेके गया और फिर मैंने फोर्स लगाना बंद कर दी, तो आप ऐसा मत सोचना कि रबर बैंड ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। बिल्कुल भी गलत बात। भले ही रबर बैंड वापस सिकुड़ेगा, रबर बैंड विल डिक्रीज इट्स साइज, बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, वो रबर बैंड सिकुड़ने के बाद हो सकता है इतना बड़ा हो जाए। The point that has to be understood here is that, क्लास एक मिनट। हाँ, द पॉइंट दैट हैज टू बी अंडरस्टूड हियर इज दैट कि अब रबर बैंड में एक परमानेंट इंक्रीज
इन डायमेंशन, हालांकि वो जो डायमेंशन है दैट इज द लेंथ आ चुका है। परमानेंट इंक्रीज क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आप चाह के भी इस रबर बैंड को और छोटा नहीं कर पाओगे, आप चाह के भी रबर बैंड की ओरिजिनल शेप और साइज नहीं रीगेन कर पाओगे। यानी कि अब रबर बैंड बड़ा हो चुका है, तो वो बड़ा हो चुका है अपने ओरिजिनल शेप और साइज के कंपैरिजन में। अब उसका साइज इतना बड़ा हो गया है, तो वो हो गया है, अब वो परमानेंट है। यू कॉल इट एज परमानेंट सेट। द वर्ड इज परमानेंट सेट। परमानेंट सेट मतलब अब इतना सेट हो गया है, अब आप चाह के भी उसकी ओरिजिनल शेप और साइज नहीं लेके आ सकते। क्या आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो? क्या आप रियलिटी में इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो? गर्ल्स स्पेशली जो बाल बांधने के लिए जो रबर बैंड्स यूज करती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो नोट बांधने वाले रबर बैंड होते हैं, हम बाल बांधने के लिए जो रबर बैंड्स यूज करते हैं, है ना, जो फैंसी टाइप रबर बैंड्स होते हैं, उसके अंदर इलास्टिक ही होता है ना। पर आफ्टर द नॉर्मल यूसेज ऑफ दोज रबर बैंड्स, अगर आपके घर में मम्मी है या दीदी हैं, अगर वो रबर बैंड्स यूज करती हैं, तो जरा चेक कीजिए कि आफ्टर लॉन्ग यूज ऑफ दैट रबर बैंड वो परमानेंट सेट होता है क्या। परमानेंट सेट मतलब जब वो रबर बैंड आया था तब उसका रेडियस कितना था, वो चेक करो। और आपके मदर या सिस्टर ने उसको एक मंथ यूज कर लिया, उसके बाद पक्का उसका रेडियस बढ़ गया होगा। इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। इसको बोलते हैं क्या? परमानेंट सेट। पर परमानेंट सेट हुआ क्यों? व्हाई डिड परमानेंट सेट हैपन? परमानेंट सेट इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी। अब हम जा रहे हैं वापस ग्राफ के पास। अगर आप ग्राफ के पास वापस जाएंगे, क्या आप चेक कर रहे हैं सी पॉइंट पे आने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें फोर्स लगाना बंद कर देनी चाहिए। तो जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद करोगे तो ग्राफ वापस ओ पे नहीं जा रहा है, ग्राफ सी पॉइंट से ई पॉइंट पे आ रहा है। यानी कि इतना डायमेंशन में इंक्रीमेंट हो चुका है। देखो, अगर ए पॉइंट पे तुमने फोर्स लगाना बंद किया था तो ग्राफ वापस ओ पे आया था, ओरिजिनल डायमेंशन पे आया था। पर अगर सी पॉइंट पे तुमने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ग्राफ वापस ई पॉइंट पे आएगा, सी ओ पॉइंट पे नहीं आएगा। यानी कि इतना जो डिस्टेंस है, दिस विल बी कॉल्ड एज परमानेंट सेट। यानी इतना डिस्टेंस यानी इतना लेंथ आप परमानेंट आपके लिए इंक्रीमेंट हो चुका है, परमानेंटली वो इंक्रीज हो चुका है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, परमानेंट सेट का मतलब पहले समझिए। सपोज कीजिए कि आपकी ओरिजिनल लंबाई 1 मीटर की थी, पर अब आपकी ओरिजिनल लंबाई 1.5 मीटर की सेट हो गई है। मतलब जब आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, रबर बैंड ऐसे खाली रखा हुआ है। पहले रबर बैंड लेके आए थे, बिना फोर्स लगाए रबर बैंड 1 मीटर का था। अब बिना फोर्स लगाए रबर बैंड 1.5 मीटर का है, बिना फोर्स लगाए। दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट। मतलब 0.5 मीटर्स का आपके रबर बैंड में परमानेंट सेट हो गया है, यानी परमानेंट इंक्रीज हो गया है। एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट? पक्का? श्योर? बहुत ही बढ़िया। इसके आगे का ग्राफ बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। सी के आगे जो भी ग्राफ है, या बी के आगे जो भी ग्राफ था, वो पूरा का पूरा ग्राफ एक जैसा ही बिहेव करेगा। यानी कि अगर आप इस पूरे ग्राफ में आने के बाद कहीं पे भी अगर आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो वो ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन नहीं करेगा। यानी कि ये जो ग्राफ है, क्या मैं इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोल सकता हूं?
कैन आई कॉल इट एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? बिल्कुल सही, क्योंकि कल हमने पढ़ा था प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऐसा डिफॉर्मेशन होता है जब आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन नहीं करता। पर एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में डाउट होगा, अरे सर पर मैं तो एक इलास्टिक मटेरियल के साथ काम कर रहा था, अब वो प्लास्टिक हो गया? हाँ, क्योंकि उसने आपकी बात सुनना बंद कर दिया। एक इलास्टिक मटेरियल तब तक आपका बात सुन रहा है जब तक वो हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, जब तक वो इलास्टिक लिमिट के अंदर काम कर रहा है। एक बार वो इलास्टिक लिमिट के बाहर चले जाए तो वो अब एक इलास्टिक मटेरियल नहीं कहलाएगा, वो एक प्लास्टिक मटेरियल कहलाएगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड। बच्चे को लगता है कि सर अभी भी तो उसमें इलास्टिसिटी है ना, अभी भी मैं उसको खींच रहा हूं वो वापस आ रहा है, खींच रहा हूं वापस आ रहा है। अरे बाबा खींच रहे हो, वापस जरूर आ रहा है। वापस आना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास, वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आना इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। परंतु अगर आप फिर भी बाज नहीं आए और आपने बोला नहीं बाबा मैं तो फोर्स लगाते रहूंगा, मैं तो फोर्स लगाते रहूंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसका नाम है फ्रैक्चर पॉइंट, जिसका नाम सुनते ही आपको समझ में आएगा कि डी पॉइंट पे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है क्लास डी पॉइंट पे? व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट? क्या लगता है आपको? व्हाई आर यू कॉलिंग दैट पॉइंट एज अ फ्रैक्चर पॉइंट? कम ऑन। एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे आपका रबर बैंड ब्रेक हो जाएगा। बराबर। सो आप देख रहे हैं कितना सिंपल ग्राफ है। बस कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। बस आपको समझना है कि स्टार्टिंग में ग्राफ इलास्टिक फ्लो दिखाएगा, इलास्टिक लिमिट के पहले क्या है, इलास्टिक लिमिट के बाद क्या है। बस ये दो पॉइंट्स आपने याद रखना है। बढ़िया, पक्का, क्लियर। बहुत ही बढ़िया। अब क्लास जब हम बचपन में कुछ कुछ मटेरियल्स के बारे में बात करते थे ना, तो कुछ कुछ मटेरियल्स की ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती थी। जैसे कि कुछ मटेरियल्स को कहा जाता था कि वो लोग बहुत ही ब्रिटल है, ब्रिटल। कुछ को कहा जाता था कि वो बहुत ही डक्टाइल है, डक्टाइल। सुना है कभी डक्टाइल के बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट डक्टाइल? क्या होता है डक्टाइल का मतलब? क्या कर सकते हो डक्टाइल मटेरियल्स के साथ आप? डक्टाइल मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आप लॉन्ग वायर्स बना सकते हो। कुछ और मटेरियल्स होते हैं जिनको बोला जाता है मेलेबल। मेलेबल कौन होते हैं? जिनकी आप थिन शीट्स बना सकते हो। ब्रिटल कौन होते हैं? जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या है ब्रिटल का? ग्लास, आपके सिरामिक के प्लेट्स होते हैं घर में, देखा आपने, नीचे गिर गया बस टूट गया। क्या इन लोग के पास कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी है? नहीं। डक्टाइल और मेलेबल मेटल्स होते हैं, इन लोग के पास अच्छी खासी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। और इनका जो फ्रैक्चर पॉइंट है ये बहुत ही लंबा होता है। यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट अगर जल्दी आ जाए, जैसे ब्रिटल लोगों का फ्रैक्चर पॉइंट बस ऐसा समझ लो, गिर गए टूट गए। पर मेटल्स और इन लोगों का फ्रैक्चर पॉइंट बहुत दूर होता है, इसलिए आप उनको डक्टाइल और मेलेबल बना सकते हैं। यानी कि आप उनको लॉन्ग वायर्स में आप उनको लेके जा सकते हैं, या थिन शीट्स में भी आप उनको लेके जा सकते
समझ में आ रही है बातें? तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है ना, ये कर्व जब आप बड़े होंगे, और अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया और गलती से समझो आपको टाटा स्टील में नौकरी लग गई, तो टाटा स्टील में आपको पता होना चाहिए सब चीजें। टाटा स्टील ही टाटा की गाड़ियों को स्टील प्रोवाइड करता है ना। टाटा की गाड़ियों में जो स्टील का इस्तेमाल हो रहा है, वो टाटा अपनी कंपनी से ही लेके आता है ना, टाटा स्टील से लेके आता है। पर आजकल अगर आप टाटा की कार्स के बारे में पढ़ेंगे, तो टाटा की कार्स सबसे सेफ कार्स हैं, राइट। तो जो टाटा की कार्स में मेटल यूज हो रहा है या जो स्टील यूज हो रहा है, क्या उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या हम उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्या आप ये सब देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते कि गाड़ी अगर किसी से टकरा जाए तो उस स्टील के डायमेंशन में कितना बदलाव आता है फोर्स लगने के बाद? बराबर है कि नहीं? तो ये सब चीजें अभी अभी आप लोगों के लिए छोटी छोटी होंगी, पर आगे जाके जिंदगी में इसी चीज के ऊपर बड़ी बड़ी चीजें डिपेंडेंट होती है। पर फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ग्राफ कैसा दिखता है। इज इट क्लियर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? पक्का? बहुत ही बढ़िया। अब एक टॉपिक है, उसका नाम है स्ट्रेन एनर्जी। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रेन एनर्जी का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है। स्ट्रेन मतलब आपके डायमेंशन में आने वाले बदलाव को आप स्ट्रेन कह रहे हो। अच्छा, ठीक है। अगर आपके डायमेंशन में बदलाव आता है, तो क्या वो किसी ना किसी रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है? बिल्कुल सही। अगर कोई रेस्टोरिंग फोर्स है, तो फोर्स की मदद से वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है, और इसी वर्क डन को एनर्जी बोला जा सकता है। यानी कि क्या? एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए आपके पास था एक वायर जिसकी लंबाई थी एल। आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया और अब उसकी लंबाई हो चुकी है, पहले थी एल, अब उसकी लंबाई हो चुकी है डेल्टा एल से ज्यादा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जो इसकी लंबाई बढ़ी, क्या मैं उसको एक डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं? हाँ। क्या आपने इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स लगाया? हाँ। क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करने पे वर्क डन मिलता है? हाँ। इसी वर्क डन को आप स्ट्रेन एनर्जी बोलते हो, क्योंकि वर्क डन इज एनर्जी। क्या बोलते हो? कंसेप्ट वैलिड लग रहा है दिमाग में? पक्का? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन कैन बी कॉल्ड एज एनर्जी। बिल्कुल सही। सब लोग के दिमाग में बात बैठी? पक्का? सब लोग के दिमाग में बैठ? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अगर मैं ऐसा कहूं कि छोटा सा वर्क डन हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे? फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही करते हैं ना, छोटा वर्क डन छोटा डिस्प्लेसमेंट।
बड़ा वर्क डन, बड़ा डिस्प्लेसमेंट। पर उसके पहले मुझे ये पूछना है कि फोर्स का मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा। फोर्स का फॉर्मूला लिखने से पहले मैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद कर लेता हूं। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस जो हमने कल निकाला था। यहां से जरा फोर्स का फॉर्मूला निकाल लो। यंग्स मॉडुलस एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आ गया आपके फोर्स का फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में, बराबर है। अब एक काम करो, अब इसी फोर्स को उठा के यहां पुट करो और आगे की बात डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो कैसे डिस्कस करते हैं। ऐसा समझ लो कि जो डेल्टा एल है हम उसको मान लेते हैं, इसको डेल्टा एक्स लिखने से अच्छा छोटा एल लिखते हैं, सिर्फ छोटा एल। ठीक है, कैपिटल एल क्या होगा? ओरिजिनल लेंथ। छोटा एल क्या होगा? चेंज इन लेंथ। ठीक है, सो फोर्स की जगह पे फॉर्मूला पुट करो, वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल इनटू डिस्प्लेसमेंट ले लो डी एल, और ये हो जाएगा आपका वर्क डन डी डब्ल्यू। डीएल क्यों लिया? डीएल मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट या छोटा सा लेंथ, ऐसा वाला। और अगर आपने मेरे से इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ा है तो आपको पता होगा जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x के साथ उसका dx होना चाहिए। वैसे ही अगर यहाँ पे l है तो उसके साथ dl होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे dl छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पुट कर दिया, बराबर। अब आप क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल वर्क डन निकालना है। अगर आपने यहां पे भी इंटीग्रेट कर दिया, यहां पे भी इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन में मैंने आपको क्या सिखाया? कांस्टेंट को पहले बाहर निकालो, y a अपॉन कैपिटल L बाहर, अंदर बचेगा L dl, और यहां पे dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, कैपिटल W। y a अपॉन L, L dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? L dl का इंटीग्रेशन होगा L स्क्वायर बाय 2, और इस वर्क डन की जगह पे आप लिख सकते हो क्या? स्ट्रेन एनर्जी। यानी कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा आपके पास हाफ वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल। पर अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत इसमें मेहनत भी कर सकते हैं। कैसे? आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं हाफ वाई ए एल अपॉन एल इंटू एल, एंड स्ट्रेन एनर्जी कैन बी हाफ। क्या आपको पता है वाई ए एल का मतलब क्या होता है? वाई ए एल अपॉन एल इज फोर्स, जो हमने अभी भी लिखा था। तो क्यों ना आप इसको इस ब्रैकेट की जगह पे आप लिखो एफ और बचा हुआ और एक एल। तैयार है आपका और एक फॉर्मूला। अब जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ये यूज करो या ये यूज करो। और उसके पहले जरा एक बार डेरिवेशन चेक कर लो, 2 लाइन का डेरिवेशन है, वर्क डन निकालना है, उसी को स्ट्रेन एनर्जी बोल देना है। चेक कर लो एक बार। पक्का? फोर्स का फॉर्मूला
यहाँ पे देख लीजिए, कल यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा था, वहां से फोर्स का फॉर्मूला निकाला। बस डेल्टा एल की जगह पे आज मैंने छोटू एल लिखा है, और ओरिजिनल लेंथ की जगह पे मैंने आज कैपिटल एल लिखा है। तो छोटू एल का मतलब लेंथ पे आने वाला बदलाव। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको डीएल ले लिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा लेंथ में जो बड़ा है। इंटीग्रेशन किया, सब कुछ पुटअप किया। आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ मोशन के अंदर। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, तो एल डी एल का इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाय 2 होगा। इसी वर्क डन को यहाँ पे मैंने स्ट्रेन एनर्जी लिख दिया, हाफ वाई ए एल स्क्वायर बाय कैपिटल एल। फिर ये एल स्क्वायर था, तो एक एल रखा, एक एल को बाहर रखा, अलग अलग इसलिए किया क्योंकि वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल इज फोर्स, सो हाफ फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ। ये आपका और एक फॉर्मूला बन सकता है। डन। अभी बहुत सारे फॉर्मूले बनाना बाकी है, यहां तक समझा है तो आगे बढ़ता है। पक्का? कोई इश्यू नहीं है किसी को? ठीक है, अब देखो, कभी कभी एक और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर स्ट्रेन एनर्जी मतलब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप कैसे लिखोगे? स्ट्रेन एनर्जी क्या है? हाफ फोर्स इंटू स्मॉल एल अपॉन वॉल्यूम। इसको आप कैसे लिख सकते हो? हाफ फोर्स लेंथ अपॉन वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ, बराबर। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला बन सकता है, हाफ। अब जरा यहां पे ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे लिखूंगा? हाफ फोर्स के नीचे एरिया और छोटू एल के नीचे बड़ा एल। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? हाफ एफ बाय ए इज स्ट्रेस एंड छोटू एल बाय कैपिटल एल इज स्ट्रेन। ये आ गया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। हैव अ लुक इनटू इट। सिंपल, पक्का बैठ रहा है दिमाग में? क्वेश्चन खुद ही बोलेगा फाइंड वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, क्वेश्चन खुद ही बोलेगा फाइंड स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी तुम्हें पहले से ही पता था ना, हाफ एफ इंटू एल, वॉल्यूम मतलब डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू लेंथ, एफ बाय ए इज स्ट्रेस एंड एल बाय एल इज स्ट्रेन, काम खत्म। हाँ या ना? और क्या कर सकते हो इसमें चेंज आप? और इसमें क्या बदलाव ला सकते हो आप? देखो ऐसे बदलाव ला सकते हो आप। आपको पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सुना है ना इस बारे में? है ना? तो यहां से अगर आप स्ट्रेन निकालोगे तो स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन होगा स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। तो एक काम करो, यहां पुट कर दो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम विल बी हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। ये आ गया आपका फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में। हो सकता है किसी का कहना था कि नहीं नहीं सर मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ना स्ट्रेन के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला दिख रहा है, यहां से स्ट्रेस का पहले फॉर्मूला निकालो। स्ट्रेस क्या आएगा? स्ट्रेन इंटू वाई। सो आपका वापस ये फॉर्मूला उठाओ और आप क्या करो? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस दिख रहा है,
स्ट्रेस की जगह पे ये लिख दो, स्ट्रेन इनटू वाई। पहले से और एक स्ट्रेन था, वो भी लिख दो। तो क्या बन गया आपका वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का नया फॉर्मूला, हाफ इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू वाई। अब डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल तुमसे क्या पूछता है, बस जो न्यूमेरिकल में गिवन होगा उसके हिसाब से दिमाग लगाओ और फॉर्मूला लगाओ। सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के हमारे पास आ गए 3 फॉर्मूले। इसमें से जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी हम वो लगा देंगे। पर अगर क्वेश्चन बोला नहीं मुझे सिर्फ वर्क डन चाहिए या मुझे सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी चाहिए, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी ये है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो ये 3 फॉर्मूले फिर आपके पास। डन। पक्का, नो डाउट्स। अच्छा, एक फाइनल टॉपिक बचता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। सुना है कभी, हर्ड अबाउट दिस थिंग? सुना है फ्रिक्शन के बारे में? 2 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा कौन सा होता है बता मेरे को। स्टैटिक फ्रिक्शन और एक फ्रिक्शन होता है, कौन सा होता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काइनेटिक फ्रिक्शन, वेरी गुड। सुना है इनके बारे में, इनके लॉज हैं। देयर आर लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या आप जानते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन लोअर स्टैंडर्ड में हो चुके हैं? जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो म्यू के इंटू एन। व्हाट इज म्यू एस, व्हाट इज म्यू के? इनको क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। एन क्या है भाई? व्हाट इज एन? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इट इज नॉर्मल रिएक्शन। हर्ड अबाउट दिस? याद आया कुछ धुंधला धुंधला? जिन लोग को कुछ भी याद नहीं आया उनको कुछ धुंधला धुंधला याद आया? पक्का? ठीक है, तो फिर एक काम करोगे, ये है पेज नंबर, ये है पेज नंबर 110 एंड 111 पे। थोड़ी मेहनत करना चाहोगे? हो चुका है वैसे भी तुमको ये बचपन में बहुत बार। करोगे थोड़ी मेहनत? एक बार रीड करोगे, सिर्फ रीड तो करने बोल रहा हूं, ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत यादें ताजा हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ के आना। ये फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन बचपन में 1000 बार हुआ है, आप जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझे इस फ्रिक्शन के नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में पूछ सकते हैं। इसका मतलब अगले लेक्चर में हम डायरेक्टली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले मैं आपको बोलूंगा, पूछूंगा कि क्या आपने ये फ्रिक्शन पढ़ा और आपको कुछ इसमें से डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और फिर डाउट सॉल्विंग के बाद हम लोग डायरेक्टली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स शुरू करें। डन? मिले अगले लेक्चर में। चलो बाय।